चलो ये देखिए, एक सेकंड। चलो, असल में क्या होता है, घर से जब क्लास होती है ना, थोड़ा फैमिली भी होती है भाई, उनकी भी सुननी पड़ती है। तो इसलिए ऑफिस से क्लास लेने में ये सब थोड़ी चीजें बच जाती है। चलिए अब देखिए, तो ये हमने लास्ट जहां से छोड़ा था हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अभी हमने कुछ बात की थी कि जो रैम होती है हमारे पास, ये दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड स्टैटिक रैम, अदर इज कॉल्ड डायनामिक रैम। ये होती क्या है और किस तरह से इनका यूज किया जाता है। तो पहला टेबल अगर आप देखें, पहली फीचर है, इसको कहते हैं स्पीड। एस रैम की जो स्टैटिक रैम होता है उसकी स्पीड फास्टर होती है हमेशा, डायनामिक रैम की स्पीड हमेशा स्लो होती है। कॉस्ट वाइज देखें तो जो स्टैटिक रैम है काफी एक्सपेंसिव होती है, और जो डायनेमिक रैम है ये काफी चीपर होती है। साइज के मामले में देखें, जो स्टोरेज है, जो बिट जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है सिस्टम के अंदर, उसके अंदर देखेंगे तो पर बिट जो स्टोरेज है वो थोड़ी लार्जर होती है, यानी थोड़ा ज्यादा स्पेस लेती है। और डी रैम में थोड़ा स्पेस कम लेती है। रिफ्रेश एक चीज होती है, इसको कहते हैं रिफ्रेश। जो स्टैटिक रैम होता है उसके अंदर मेमोरी बार बार रिफ्रेश नहीं होती। डायनामिक मेमोरी के अंदर मेमोरी थोड़ी बार बार रिफ्रेश होती है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने फ्लकरिंग देखी होगी अपनी स्क्रीन के ऊपर, कई बार फ्लकरिंग आती है। तो फ्लकरिंग इसलिए आती है कि जो रैम होती है इसमें डी रैम होती है, जो नॉर्मल मशीन आप लोग की होती है, और उसके अंदर बार बार मशीन रिफ्रेश करती है। तो इसलिए कई बार आपको उसमें दिखाई देगा कि हाँ भाई, इसमें फ्लकरिंग सी आती है कई बार। अब एक चीज सोचिए, आप लोगों ने देखा होगा जो मशीन होती है मैक, देखा है आप लोगों ने, जो हम मैक वगैरह खरीदते हैं बच्चे, तो आपने देखा होगा वो लगभग 1.5-2 लाख से स्टार्ट होते हैं, या जो एक कॉस्टली होते हैं। तो खाली इसलिए कॉस्टली नहीं होते उसमें कि भाई वो एक नाम की वजह से महंगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, जो लैपटॉप हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, सैमसंग का या एचपी का, डेल का, उसमें जो रैम हम लोग यूज कर रहे हैं, वो जो रैम होती है वो डायनामिक रैम होती है। देखिए ऊपर हमने खुद ही लिखा है, वो थोड़ी सी स्लोअर होती है, थोड़ी सी चीपर होती है। 2 पॉइंट अगर ऊपर वही गौर करें आप लोग। लेकिन अगर हम बात करें जो एप्पल के जो साइड्स और आप लेते हो आप लोग, उसमें जो रैम लगाते हैं ये लोग स्टैटिक रैम लगाते हैं, ना कि डायनामिक रैम लगाते हैं। वो थोड़ी फास्ट भी होती है, थोड़ी सी एक्सपांसिव भी होती है। इवन ये लगा लीजिए, जो सीपीयू के साथ जो कैश मेमोरी अटैच होती है, जो कि फास्टेस्ट मेमोरी मानी जाती है कंप्यूटर के अंदर, उसके अंदर भी स्टैटिक रैम लगी होती है। जो मेमोरी, जो रैम हम लोग यूज करते हैं, जो चिप यूज करते हैं हम लोग, वो हमारी डी रैम होती है। तो समझ पा रहे हैं, डी रैम थोड़ी सस्ती होती है, स्टैटिक रैम थोड़ी सी महंगी होती है और थोड़ी फास्ट भी होती है। तो इसका यूज एडवांस चीजों के लिए किया जाता है, इसका पर्पज जनरल यूज के लिए किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, जो एप्पल कंप्यूटर्स होते हैं मोस्टली, उसमें जो रैम इस्तेमाल की जाती है वो डायनेमिक रैम नहीं होती, वो स्टैटिक रैम होती है। इसलिए वो कंप्यूटर्स इसके मुकाबले आपको फास्ट दिखाई देंगे। आप कोई भी कंप्यूटर चला के देख लीजिए, जो आपका एप्पल का हो और जो आपका हो, दोनों की स्पीड में, परफॉर्मेंस में आपको अंतर मिलेगा आप लोगों को। ये बहुत बड़ा रीजन होता है उस चीज का। खाली एप्पल के नाम ही लोगों की वजह से कॉस्ट नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता कि वो क्यों कॉस्टली है। ठीक है, याद रहेगा ये फर्क दोनों का। जो रैम होती है दो तरह की, क्यों किस तरीके से होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ये दो तरह की रैम होती है मोस्टली। चल, अब आगे चलते हैं। अब इसी में एक वर्ड हमने बताया था, आपको याद है, रोम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, यानी एक बार आपने किसी मेमोरी में कुछ लिख दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसका नाम इसलिए रो, ये भी प्राइमरी में एक काउंट होता है। रीजन क्या होता है, हमने कहा था इसमें कंसेप्ट हमारा, इसका नाम है बायोस। बायोस क्या बताया था मैंने आपको, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमने कहा था हमारी जो मशीन होती है, मशीन के अंदर एक सिस्टम बाय डिफॉल्ट, हमारा जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो हमें कुछ बना के देता है, कुछ हमें वो डाल के देता है, और उसके बिना मशीन को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसकी अगर हम देखें, क्योंकि ये रीड ओनली है, रीड ओनली का मतलब एक बार डालने के बाद इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए एक वर्ड यूज होता है नॉन वोलेटाइल। यानी कि अगर शट डाउन कर देंगे किसी मशीन को, तब भी वो डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। एक मिनट, क्या पूछ रहा बच्चा, स्मार्टफोन में भी होता है ऐसा कुछ? स्मार्टफोन में जो आप रैम यूज कर रहे हो बेटा, आप स्मार्टफोन का तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर का तो मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया हुआ है।
लेकिन मोबाइल फोन्स का मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि कौन से में क्या यूज कर, इसलिए मैं देख के बता सकता हूँ कंफर्म, क्योंकि मैंने स्मार्टफोन पे कोई रिसर्च नहीं की इस तरह की। कंप्यूटर्स का तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इसलिए हमें उसके बारे में तो आइडिया है। ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट करके बता सकता हूँ, या इनकी जो कॉन्फ़िगरेशंस आते हैं उनको चेक करके बता सकता हूँ। अभी तुरंत नहीं बता सकता आप। ठीक है बेटा, वो देख लेंगे। चले, देखिए तो ये ध्यान रखिएगा, जो रैम होती है वोलेटाइल इन नेचर होती है, और जो रोम होती है नॉन वोलेटाइल नेचर होती है। ये ध्यान रखिएगा। कंटेंट्स आर प्री रिटेन एंड नॉट यूजुअली मॉडिफाइड, एक बार उसको लिख के आप डाल दीजिए। जैसे हम बायोस की बात कर रहे हैं, तो बायोस के फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारी मशीन होती है, अगर अभी आपने बायोस की कॉमन वर्ड है हमारा, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो जब मशीन को रिस्टार्ट करते हो, कई बार आपने सोचा F11 F12 दबा के हम लोग सिस्टम के अंदर जाते हैं, और वहां जाके कुछ मशीन के चेंजेस करते हैं। तो ये वो सिस्टम होता है जिसके अंदर सारी हार्ड डिस्क कौन सी है। जैसे आपकी मशीन में मान लीजिए 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन को स्टार्ट करना है, तो ये सब बायोस के थ्रू मॉडिफाई करते हो और चूज करते हो कि भाई मुझे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जाना है, क्या करना है। तो ये इंस्ट्रक्शंस वहां से हम प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारी पहले से होती हैं डली हुई, उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शंस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो रोम में होती है उनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस ये ध्यान रखना। ये प्री रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरर हमें प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कभी कभी इसको रोम बायोस भी बोलते हैं, क्योंकि ये रीड ओनली होती है। तो हमारे ये ध्यान रखिएगा, एक रैम होता है और एक रोम होता है, याद रहेगा। चलिए, तो ये हमारा रोम की बात हो रही है। अब हम तीसरी बात कर रहे थे, कैश मेमोरी। तो हमने कहा था ये जो भी हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू और रैम के बीच में एक खास तरह की मेमोरी होती है जिसको कहते हैं कैश मेमोरी। तो ये हालांकि काफी कम होती है आपकी मशीन में, अगर आप कभी देखिएगा तो 128 KB के आसपास की जनरली रही होगी, 256 KB, 128 KB, मतलब बहुत छोटा अमाउंट होता है। क्योंकि बहुत महंगी होती है मेमोरी, फास्ट भी होती है लेकिन महंगी भी बहुत होती है। तो जब आप कोई कंप्यूटर परचेस करते हो तो उस टाइम थोड़ा कैश का भी ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, कि उसके अंदर कैश कितनी है। तो हाई स्पीड मेमोरी होती है ये, बिल्कुल सीपीयू से लगी हुई होती है, स्टोर्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। ये भी 3 तरह की होती है, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। अपने कंप्यूटर का जब कॉन्फ़िगरेशन लेते हो ना आप लोग, तो उसको पूछ सकते हो या उसको देख सकते हो कि भाई ये जो स्पेसिफिकेशंस आ रहे हैं उसमें L1 कितनी, L2 कितनी, L3 कितनी है। उसमें भी फर्क पड़ता है, आपकी परफॉर्मेंस जो आपकी स्पीड पे है ना कंप्यूटर की, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। L1 कैश क्या है? इनसाइड द सीपीयू, जो सीपीयू जो कोर होता है उसके अंदर होती है। L2 क्या होती है? उससे लगी हुई होती है, यानी कोर के बाहर होती है। और L3 कैश क्या होता है? मल्टीपल, क्योंकि आपकी जो मशीन होती है, जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इनको कहते हैं कोर्स। सुना है आप लोगों ने इस बारे में? नहीं पता, खाली सीपीयू पता है आपको। सीपीयू, अभी सीपीयू के बारे में अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ कोर्स के बारे में भी आप डिस्कस करेंगे कि कोर क्या चीज होती है। सीपीयू के जो पार्ट्स है, सीपीयू का आर्किटेक्चर, कौन कौन से आर्किटेक्चर होते हैं, x86 क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 8 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है, अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चर होते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। तो कोर्स अलग नहीं, कोर्स का थ्रेड से मतलब नहीं होता, थ्रेड एक एप्लीकेशन होती है, कोर एक हार्डवेयर होता है बेटा। ना, ध्यान देखिए, हम जो बात कर रहे हैं हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, सीपीयू को अलग अलग में डिवाइड किया जाता है, इनको कहते हैं कोर। वो हार्डवेयर है। थ्रेड होती है एप्लीकेशंस। एग्जांपल दे दो कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी बेटा हार्डवेयर है ये। जैसे आपकी रैम की चिप होती है, उसी तरह से चिप लगती है आपकी, जिसको कहते हैं हम कैश मेमोरी। ये आपके मदरबोर्ड पे लगती है, हार्डवेयर है ये। तो जब आप मदरबोर्ड लेते हो, ये मदरबोर्ड के साथ कैश आती है, तो मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है कि इस बोर्ड के अंदर कितनी कैश है। समझे मेरी बात? जो सीपीयू परचेस करोगे आप, या तो सीपीयू के कुछ चीजें सीपीयू के अंदर होती हैं, जैसे L1 कैश है, कहाँ है? सीपीयू के अंदर है, तो सीपीयू के साथ आएगी ये। L2 कैश कहाँ है? ये बाहर है, यानी मदरबोर्ड पे है ये सब हार्डवेयर होता है, डेटा को इधर से उधर मूव करने के लिए। रोहित, समझ रहे हो मेरी बात को? जो हमारे सीपीयू होता है, सीपीयू के 4 पार्ट होते हैं, जो नॉर्मली इसको कहते हैं कोर्स। टाइप ऑफ डेटा, ये हाँ टाइप बिल्कुल वही चीज है बेटा। तो टाइप ऑफ डेटा कैसे कैसे जैसे आप बहुत इजीली समझ लो आप, कि आपका जैसे घर है, घर का एक तो बाहर का बरामदा हो गया, एक ड्राइंग रूम हो गया, एक बेडरूम हो गया। अब आपके लिए सहूलियत किस में है? भाई आप मान लो बेडरूम में सो रहे हो रात को, वहां से कोई चीज एक्सेस करनी है विद इन द बेडरूम, कोई चीज एक्सेस करनी आसान है, वो हो गई L1 कैश। आपको थोड़ा सा ड्राइंग रूम में निकल के आउटसाइड जाके कोई डेटा उठा के लाना है, वो हो गया जैसे L2 कैश। और आगे जो बाहर बरामदे में मेन गेट पे आके कोई डेटा को बाहर से कुछ ले रहा हो, वो हो गया L3 के, जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई मल्टीपल रूम्स के बीच में।
समझ रहे मेरी बात को? तो ये डेटा स्टोर करने के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो आपकी मेमोरी के अंदर होते हैं। कुछ बोर्ड पे लगे होते हैं, कुछ सीपीयू के अंदर लिखे होते हैं, कि वो सीपीयू को डेटा चाहिए प्रोसेस करने के लिए। तो वो कहाँ से डेटा उठाएगा, कैसे कैसे उठाएगा? सोचिए आपने कोई डेटा, कोई फाइल स्टोर कर रखी है हार्ड डिस्क पे। हार्ड डिस्क से सीधा सीपीयू में नहीं जा सकती वो, पहले रैम में जाएगी। रैम कितनी है? 8 जीबी। अब 8 जीबी डेटा से सीपीयू एक साथ प्रोसेस कर देगा। वहां से डेटा जाएगा कैश में, कैश का साइज कितना है? 128 KB का। वहां से डेटा उठा, वहां से डेटा कहाँ से पहुंचे? जो आपका सीपीयू होगा उसके अंदर भी छोटा सा एक एरिया होता है जिसको कहते हैं मेमोरी एरिया। उसके साइज होता है 640 KB का। वो वहां जाता है। वहां इस तरह की चीजें छोटे छोटे ब्रेकअप होता है। फिर वहां से वो डेटा को उठाएगा। तो इस तरह से पूरा आर्किटेक्चर मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसका आर्किटेक्चर किस तरीके का है। थोड़ा सा भी वेट करो, 5 मिनट, हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो पूरा आर्किटेक्चर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसका आर्किटेक्चर बनता है। ठीक है, एक सेकेंड। माउस को क्या हो गया? एक सेकेंड को बेटा, माउस यूज करो। एक्सटर्नल थोड़ा माउस गड़बड़ कर रहा है इसकी। एक मिनट। चले, अब देखिए इसको। तो ये हम बात करते हैं रजिस्टर्स के। तो मैंने कहा था जो सीपीयू होता है, कुछ सीपीयू के अंदर भी छोटे छोटे, जैसे आपने कहा 2+3, तो 2 और 3 और प्लस कहीं तो स्टोर हुए होंगे जाके। तो वो सीपीयू के अंदर भी एक जगह होती है छोटी छोटी, जो भी करंट टास्क हम लोग कर रहे होते हैं उसको कहते हैं सीपीयू के रजिस्टर्स। तो 2+3 5 हुआ होगा तो ये भी पहले रजिस्टर में जाएगा। रजिस्टर से फिर आगे प्रोसेस करते हो कहीं जाएगा। तो सीपीयू के अंदर भी एक मेमोरी होती है, इसको कहते हैं रजिस्टर मेमोरी। तो ये क्या कह रहे हैं इसको? स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी, ये सब सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू के अंदर 8 रजिस्टर से लेके 32 रजिस्टर तक हो सकते हैं। ये अल्टीमेटली क्या होल्ड करते हैं? करंट, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस, डेटा कहाँ से उठाना है, अगला डेटा कहाँ से उठाना है, डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस कहाँ से लाना है, अगली इंस्ट्रक्शंस कहाँ से फॉलो करनी है। इसके लिए अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, इनके कुछ नाम होते हैं। AX, BX, CX, DX, ये सब रजिस्टर्स के नाम है। इनको कहते हैं जनरल पर्पज रजिस्टर्स। SIDI, इनको कहते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स। क्या अगली सोर्स कहाँ से उठानी है और सोर्स और डेटा मैनिपुलेट करके कहाँ डालना है। ये होता है स्टैक एंड बेस पॉइंटर रजिस्टर, SP एंड BP। जैसे आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया किसी प्रोग्राम में, वो कहाँ जाके बनता है? स्टैक पे बनता है। अब मान लो आपने अरे बना दिया कोई, जिसमें आपको 10 डेटा आप स्टोर कर रहे हो, तो उसका जो बेस पॉइंटर है उसका, तो बेस BP क्या करेगा? बेस एड स्टोर करेगा। SP आपको स्टैक के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। इंस्ट्रक्शंस कौन सी फॉलो होनी है अगली, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर उस इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखेगा। इसके अलावा कुछ फ्लैग्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बटन आप दबाते हो, कैप्स लॉक ऑन हो गया, कैप्स लॉक ऑफ हो गया, देखा है आप लोगों ने? तो वो क्या, एक तरह का फ्लैग है कि कौन सी चीज ऑन है, कौन सी चीज ऑफ है। तो बहुत सारी जानकारी सीपीयू के अंदर रखी रहती है, जो पूरी मशीन को आपको चलाने में आपकी मदद करती है। तो ये सारी जानकारी कहाँ रहती है? सीपीयू के रजिस्टर्स में। जो सी लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ोगे कभी स्मार्ट, तो सी लैंग्वेज के अंदर इन रजिस्टर्स को आप डायरेक्ट देख सकते हो, इन पर डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, लो, क्योंकि सी लो लेवल पे काम करती है, तो उसमें ऐसा पॉसिबल है कि आप इसको देख लो। तो ये हमारा कौन सी बात कर रहे हैं? प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है? यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज। ध्यान रखिए, वो टेम्परेरी स्टोरेज है, ये परमानेंट स्टोरेज। जैसे आपके हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क एक नॉर्मल हो गई, एक आपने सुना होगा आजकल SSD, इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। हार्ड डिस्क के अंदर देखिए इस तरह का सिस्टम होता है। यहाँ पे एक ये घूमते रहता है और ये स्पिंडल होता है, स्पिंडल्स पर मूव करता है, ये अटैचेबल आइटम्स होता है। SSD के अंदर कोई भी इस तरह का मूवमेंट नहीं होता, ये सॉलिड होती है ये, इसलिए ये फास्ट होती है। ये ध्यान रखिए, फास्टर है। ये मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, थोड़ी चीपर होती है, स्लोअर होती है, ये फास्ट होती है। ऑप्टिकल डिस्क आप लोग जैसे CD, DVD आपने सुने होंगे, फ्लैश ड्राइव देखे, USB पोर्टेबल, ये सब क्या है आपकी? सेकेंडरी स्टोरेज। क्लियर है इसमें? कोई दिक्कत, कोई बताओ, कोई डाउट हो किसी को? इस तरह की देखिए, आजकल जो आप लोग देखते हो, जो छोटी डिवाइस, जो लैपटॉप बहुत छोटे होते चले जा रहे हैं, वो किस वजह से? पहले ये वाली हार्ड डिस्क लगती थी बड़ी बड़ी, अब ये छोटी सी हार्ड डिस्क लग जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे आपके लैपटॉप के साइज भी छोटे होते चले जा रहे हैं, कंप्यूटर के साइज भी आपके छोटे होते चले जा रहे हैं, स्पीड उनकी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वो साथ साथ महंगे भी होते जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए। फिर एक होती है टर्टरी मेमोरी। टर्टरी होती है जनरली बैकअप पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म आर्काइव और बैकअप पर्पस के लिए। जैसे मैग्नेटिक टेप, ये देखिए, ये टेप्स होते हैं आप, इनके ऊपर सीक्वेंशियल एक्सेस में डेटा आप ले सकते हो। एक्सटर्नल डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क है, ये एक्सटर्नल ड्राइव है, ये आपने बाहर से तार से कनेक्ट करा, डेटा इसमें लिया, बैकअप लिया तो चले गए। ये आपकी माइक्रोफिल्म होती है, ये हम यूज कर, जैसे आपके बहुत बड़ी लाइब्रेरी है कोई कॉलेज की, उसके अंदर देखिए हजारों न्यूज़पेपर रखे हैं, बहुत सारी मैगजीन रखी हैं, उसके डेटा को आप कैसे स्टोर करोगे? उसके लिए क्या होता है? माइक्रोफिल्म होती है। इस डेटा को बाद में आप देख नहीं सकते हो। तो ये सब टर्टरी कहलाती है, जो आपके सेकेंडरी से अलग होती है।
देन एक वर्चुअल मेमोरी भी होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क है, सपोज आपकी मशीन में 4 GB रैम है, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको चाहिए 12 GB, कहाँ से लाओगे? तो अपने हार्ड डिस्क का भी कुछ एरिया रैम के तौर पे हम यूज कर लेते हैं, क्या कहते हैं इसको, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी होती ही नहीं है, नाम ही इसका वर्चुअल है, मतलब है नहीं, पर यूज की जाती है। तो क्या कहते हैं, ए सेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क यूज एज ए टेम्पररी रैम व्हेन रैम इज फुल, इसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, हम लोग ये समझ लो वर्चुअल है, ये हम लोग नहीं बनाते, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है इसको। ये स्लोअर राम रैम से स्लोअर होती है, क्योंकि सेकेंडरी हार्ड डिस्क से आती है, इसलिए सेकेंडरी है। तो लगता ऐसा है कि रैम है, पर ये फिजिकल रैम नहीं है, ये वर्चुअल रैम है, हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट यूज करती है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। एक और होती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या है? जितने भी आपके एसएसडी है, एसडी कार्ड है, बायोस चिप्स हैं, ये पेन ड्राइव्स हैं, इनके अंदर जो मेमोरी लगती है उसको फ्लैश मेमोरी, समझे बात नहीं? तो इसके अंदर चिप्स जो लगी होती हैं, चिप्स को क्या बोला जाता है? फ्लैश मेमोरी। इस आर्किटेक्चर को अगर देखेंगे ओवरऑल, तो ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, इसको यहां से समझिए। देखो वर्चुअल मेमोरी क्या है बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपके यहाँ सपोज आपकी मशीन में 1 GB आपने सपोज रैम लगा रखी है, आपने किसी बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, वो सॉफ्टवेयर को 1 GB से ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, तो कहाँ से लाएगा वो? तो वो हार्ड डिस्क में से ही कुछ एरिया को रैम के तौर पे यूज कर लेगा, समझे नहीं? हार्ड डिस्क का कुछ एरिया हम रैम के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं इसलिए वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि वास्तव में है थोड़ी वो, जितनी देर तक वो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो रहेगी, उसके बाद वो हट जाएगी वहां से, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, वर्चुअल। जो है भी और नहीं भी, ये हार्ड डिस्क को कुछ एरिया लेके बनाई जाती है। अब यहाँ देखिए जरा पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है। ये सीपीयू है आपका, देखिए सीपीयू के साथ होता है रजिस्टर, इसको लेवल 0 कहते हैं अभी तक, ये ऑन चिप सीपीयू का। इसके ऊपर हमने कैश के बाहर क्या बताया था, सीपीयू के बाहर कुछ मेमोरी लगी, इसको कहते हैं कैश, L1 L2 L3, तो ये लेवल 1 हो गया। ये सारी मेमोरी वोलेटाइल है, वो बाहर आ गई, फिर मैं आपकी मैन मेमोरी आ गई, इसको आप रैम कह रहे हो। तो यहां से देखिए रैम से डेटा किसके पास जा रहा है, कैश के पास जा रहा है, इसका किसके पास, रजिस्टर के पास जा रहा है। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क एसएसडी, ये कौन सा हो गया, अगर इसको मेमोरी में देखिए लेवल 2 हो गया, ये आपका लेवल 3 हो गया। जो टेरटरी स्टोरेज है बैकअप, ये आपका फोर्थ लेवल है। तो मान लीजिए कोई डिवाइस अगर देखें हम, बैकअप डिवाइस से हार्ड डिस्क पे गया, हार्ड डिस्क से रैम में गया, रैम से कैश में गया, कैश से रजिस्टर्स में गया, तब वो सीपीयू के गया। तो ये याद ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगर देखें ये फास्टेस्ट है, ये स्लोएस्ट है, तो अगर रेशियो देखेंगे फास्टेस्ट टू लोअर, यहाँ से देखेंगे स्लोएस्ट टू फास्टेस्ट, तो ये आपको देख सकते हैं कि जो लेवल्स को देखेंगे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, किस तरह से डिवाइस को ब्रेक किया जाता है, तो उसको आप समझ सकते हैं। ओवरऑल ये आपकी मेमोरी का आर्किटेक्चर है। तो जो आपकी डिवाइसेस हैं लगभग इस लेयर पे काम करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आया? तो मेमोरी के जो लेयरिंग सिस्टम है वो समझ में आ रहा है कुछ? तो जो बैकअप डिवाइसेस हैं वो सबसे लोअर लेवल पे हैं, सबसे स्लो होती हैं ये। इसके ऊपर फिर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के ऊपर रैम होती है, रैम के ऊपर कैश होता है, कैश के ऊपर सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं जो कि फास्टेस्ट होते हैं। हाँ जी, ये बताओ मेमोरी के बारे में कुछ क्लैरिटी आ रही है अब नहीं आ रही है, कि मेमोरी कैसे काम करती है, कितने तरह की मेमोरीज होती हैं? तो ये आपका रैम क्या है, रोम क्या है, स्टैटिक रैम क्या है, डायनामिक रैम क्या है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है, कैश मेमोरी है, ये थोड़ी थोड़ी क्लियर कम से, देखिए मैं 100% तो गारंटी नहीं देता कि भाई आपको 1 घंटे में बिल्कुल मास्टर बना दूंगा मैं आप लोगों को, लेकिन कम से कम ऐसा होगा कि आप किसी से जब बात करोगे तो आपकी टर्मिनोलॉजी में वो बातें आने लगी कि हाँ सर उसमें हम कैश लगा देंगे और कैश बढ़ा देंगे तो थोड़ी परफॉर्मेंस चलो बढ़ा लेंगे सर, उसमें स्टैटिक रैम है, हमारे में डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम लगा लेते हैं सर, थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, उसमें सर हार्ड डिस्क चेंज करके एसएसडी लगा लेते हैं तो थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाएगी, हार्ड डिस्क पुरानी हो गई सर, इसमें स्पिंडल होता है ना, उसमें स्पिंडल नहीं होता। ये जो शब्द है ना हमारे, इसी से समझ में आता है कि हाँ भाई हमने टर्मिनोलॉजी को ठीक से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। माइक्रोफिल्म क्या होती है, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है ना, कम से कम अंदर पहले टर्मिनोलॉजी तो आए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी हमारी क्या कहती है। तो तो पहला काम है आज आपका इन सब चीजों के बारे में स्टडी करिए सबसे पहले। तो लास्ट सेशन पे हमने क्या डिस्कस किया था, इनपुट डिवाइसेस और बेसिक्स के बारे में। आज हमने डिस्कस किया आपको मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाकी कंपोनेंट्स, जिससे कि हमें फटाफट हमें आगे की चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जल्दी आपसे हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आपको मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास या तो मंडे होगी या ट्यूसडे होगी, ऐसे आगे पीछे हो सकती है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कल रात मुझे निकलना है आपको। आप तो मंडे ही होगी वैसे नेक्स्ट क्लास, ट्यूसडे वाली क्लास हो सकता है हम मंडे को शिफ्ट करें,
या वेडनेसडे शिफ्ट करें, वो देख लेंगे। ट्यूसडे शायद क्लास ना हो पाए, क्योंकि ट्यूसडे को मैं अभी वहां से लौटूंगा आपका। तो कल रात क्योंकि चंडीगढ़ जाना है, लोअर ऊपर जाना है इनकी क्लास के लिए मुझे। तो फिर मैं दे बता दूंगा आप लोगों को जैसे भी कुछ हो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। 7 को अब कोई एग्रीमेंट नहीं आपके साथ अभी बेटा, कोई एग्रीमेंट प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी तब, जिस टाइम अपॉर्चुनिटी आप लोग एनओसी ला के देना हमें, उसी टाइम एग्रीमेंट बना लेंगे, फिर आपको डेप्यूटीसी का और अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर देंगे आप। एग्रीमेंट तब बनाएंगे जब आप कहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है एग्रीमेंट नहीं होगा आपके साथ, एग्रीमेंट होगा आपके साथ, लेकिन जब एनओसी दोगे तब। हाँ बेटा, मैं रात को निकलूंगा, अभी आऊंगा मंडे मॉर्निंग पहुंचूंगा।